हेलो 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 हेलो। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आवाज सब लो, माइक इज म्यूट। हाँ, माइक म्यूट है। वॉइस ओके नाउ। म्यूट हटा दिया बेटा, अनम्यूट कर दिया। पौड़ी चाहिए आपको? पौड़ी पावड़ी हो रही है। जाओ जाओ जाओ। क्या है, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहती, मैं इनको पढ़ा लेता हूँ। आप पार्टी करो, अपन बाद में देख लेंगे। पर मंदिर ही जाना, वो मंदिर के आगे वाली दुकान में मत चले जाना। ठीक है सर, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो बेटा, हम ये नोट कर लिया था आपने, और ये हम पढ़ रहे थे एशियन पेंट्स, नेरोलक पेंट्स। जब आप आरओसी को डॉक्यूमेंट देंगे कि सर ये लीजिए, क्या लीजिए? डॉक्यूमेंट्स, हमारे चार्ज को रजिस्टर कर डालिए, तो आरओसी बोलेगा ठीक है भाई, कर डालते हैं। आरओसी टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू कंपनी है चार्ज होल्डर। ये छाप दिया था क्या? समझा दिया था, छापा नहीं था। समझा भी दिया, छाप भी दिया। सिर्फ छापा, समझाया नहीं। ओ, उल्टा था मामला। अरे सुनो सुनो, मैं समझा रहा हूं, जिनको छापना है छाप लो। आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगा कंपनी को भी और चार्ज होल्डर को भी, सो दैट दोनों के पास ये प्रूफ हो जाए कि हाँ, चार्ज प्रॉपरली आरओसी के पास में रजिस्टर्ड है। बल्कि हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए देखा भी था कि उनके कितने सारे चार्जेस जो हैं वो चालू हैं, कौन से चार्ज बंद हो गए, उसकी चार्ज की पूरी हिस्ट्री हम वहां पे मुफ्त में देख पा रहे थे। सर मान लो हमने 30 दिन में चार्ज रजिस्टर नहीं कराया, बल्कि 60 दिन तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, बल्कि फर्दर 60 डेज में भी रजिस्टर नहीं कराया, क्या बिगाड़ लोगे? शरीफ आदमी ऐसे बोलेगा, और खराब आदमी तो क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं, ये चार्ज वॉइड हो जाएगा। समझते हो वॉइड का मतलब? मतलब ये चार्ज जैसे कभी हुआ ही नहीं था, ऐसा हो जाएगा। सर लोन भी वॉइड हो जाएगा ना, अब तो हमको लोन भी नहीं चुकाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, लोन कैसे वॉइड होगा? लोन वैलिड रहेगा, बट चार्ज वॉइड होने से सिक्योर्ड लोन क्या रह जाएगा? अनसिक्योर्ड लोन। चार्ज खत्म, सिक्योरिटी खत्म, तो लोन क्या हो जाएगा? अनसिक्योर्ड। सर तो अनसिक्योर्ड होना बुरी बात है। अरे बहुत बुरी बात है बैंक के लिए, मनी लेंडर के लिए, फाइनेंसर के लिए। अच्छा, इसमें मैं एक बात और बताता हूं कि दिस चार्ज इज वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर, इट इज नॉट वॉइड अगेंस्ट द कंपनी। ये बहुत फाइन पॉइंट है, ध्यान से सुनना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। डाउट अभी करता हूं संस्कार में सॉल्व। इट इज वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर, इट इज नॉट वॉइड अगेंस्ट द कंपनी। मतलब समझो क्या हुआ कि आपने चार्ज क्रिएट करा, बैंक से लोन लिया, आरओसी में रजिस्टर करवाना भूल गए, इस बात को 3 साल निकल गए, अभी तक आप लोन की इंस्टॉलमेंट्स प्रॉपरली पे कर रहे थे, लेकिन 3 साल बाद आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक हुई और आपने इंस्टॉलमेंट पे करने में क्या कर दिया? डिफॉल्ट। बिल्डिंग गिरवी रखी थी, बैंक से लोन लिया था, 3 साल तक किस्तें चुकाई, फिर डिफॉल्ट करा, बैंक ने धमकी दी कंपनी को
कि लोन चुकाओ, इंस्टॉलमेंट चुकाओ, नहीं तो हम बिल्डिंग बेच देंगे। बल्कि एक लीगल नोटिस भी दे दिया कंपनी को। चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है तब भी ये चार्ज वैलिड है, क्योंकि कंपनी ये लीगल नोटिस किसको दे रही है, सॉरी बैंक ये लीगल नोटिस किसको दे रहा है, कंपनी को। इट इज वैलिड अगेंस्ट कंपनी। सर तो फिर वॉइड कब होगा? मान लो 3 साल तक आप लोन की किस्तें बराबर चुका रहे थे, फिर आपकी कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई और लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया। एक बार लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाए तो पूरा जमाना फिर कंपनी से कम्युनिकेट नहीं करता है। पूरा जमाना आप किससे कम्युनिकेट करता है? लिक्विडेटर से कम्युनिकेट करता है, क्योंकि कंपनी तो अब मतलब कोमा में चली गई, मरी नहीं है अभी। कंपनी तो कोमा में गई और कंपनी को कौन संभाल रहा है? लिक्विडेटर। और लिक्विडेटर अंतिम संस्कार कर देगा तो कंपनी पूरी तरह से मर जाएगी। जैसे ही एक कंपनी की लिक्विडेशन प्रोसेस चालू होती है, कंपनी के डायरेक्टर्स के, शेयर होल्डर्स के पावर खत्म हो जाते हैं। सारे पावर किसके हाथ में आ जाते हैं? लिक्विडेटर के। तो मान लो 3 साल बाद कंपनी का लिक्विडेशन शुरू हो जाए और फिर बैंक एक नोटिस दे लिक्विडेटर को कि भाई साहब ये सब प्रॉपर्टी उठा उठा के बेच रहे ना आप, 1 मिनट ये बिल्डिंग मत बेच देना। लिक्विडेटर बोले क्यों नहीं बेचे? बैंक बोलेगा बिल्डिंग हमारे फेवर में चार्ज दे। लिक्विडेटर बोलेगा हा, वो चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ था, इट इज वॉइड अगेंस्ट मी, मेरे अगेंस्ट वॉइड है। यानी कंपनी चार्ज रजिस्टर न कराए और चलती रहे तो चार्ज वैलिड है, पर अगर कंपनी बंद हो जाए तो फिर चार्ज क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। इफ नॉट रजिस्टर्ड, लिक्विडेटर विल इग्नोर इट। कंपनी कांट इग्नोर इट, बट लिक्विडेटर विल इग्नोर इट। मैनेजमेंट चेंज हो जाए तो भी कंपनी तो वही है। कंपनी हैज गॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। कुछ भी हो जाए बेटा, कंपनी के अगेंस्ट चार्ज वैलिड है, लिक्विडेटर के अगेंस्ट वॉइड है। दैट्स सिंपल। संस्कार पूछ रहा है सर चार्ज रजिस्टर नहीं करवाने पे क्या बैंक लोन भी रोक सकता है? वो तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि वो डिसबर्समेंट ही तभी देते हैं आपको जब आप चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवा लें। पर मान लो वो दे चुके हो, उनका ध्यान नहीं हो, वो दे चुके हो, फिर कैसे रोकेगा? फिर तो बस अच्छा लोन अनसिक्योर्ड तो हो जाएगा, एट द सेम टाइम इमीडिएटली रीपेबल भी हो जाएगा। अब बैंक को ये नहीं बोल सकते कि लोन 10 साल का है तो अब हम 10 साल में ही चुकाएंगे। बैंक बोलेगा पागल, तूने शर्तें तोड़ी और हमारे लोन को क्या कर दिया है? अनसिक्योर्ड। अब 10 साल तक किस्तें कुछ नहीं चलने वाली है, अभी के अभी लोन रीपे कर, नहीं तो अत्ता मजी सटक ले। फिर ये भी हो जाएगा। तो अब पैसा नहीं हुआ तो ये धमकी बिल्कुल मत देना कि मैं लिक्विडेटर बुला लाऊंगा, क्योंकि अगर लिक्विडेटर आ गया तो चार्ज क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। कंपनी का वाइंडिंग मत करवाना, कंपनी को चलते रहने देना। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि आप देखो 2 तरीके हैं। आपने किसी सब कंपनी हमनी सब छोड़ दो, इंडिविजुअल की बात कर, आपने किसी को पैसे दिए, वो आपके पैसे नहीं चुका रहा है, 2 रास्ते, मार डालो। रास्ता नंबर 1, मार डालो उसको। सर तो उससे पैसे मिल जाएंगे? नहीं, सुकून। इसने पैसा नहीं दिया था, मैंने मार दिया। करना मत ऐसा है। दूसरा रास्ता, 2-4 ऐसे मुन्ना भाई टाइप के लोगों को ले जाओ, वसूली भाई टाइप के, और इसकी पिटाई करवाओ। और जब इसकी पिटाई पड़ेगी तो फिर ये बोलेगा अरे नहीं मारो मत, मुझे जो चाहिए ले लो, बोले पैसे दे दे। तो आपके पास भी 2 रास्ते होते हैं पैसा, ये चार्ज वार्ज छोड़ो, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं। पैसा वसूल करने के 2 रास्ते, या तो लिक्विडेटर बुला लाओ या रिसीवर बुला लो। अभी पढ़ेंगे ना आगे। यार तुम मेरे को एक तो आगे आगे छलांग लगवा देते हो, पर ठीक है अब तुमने बोला तो अब पहले यही पढ़ लो। ये सब आगे आ ही रहा था ना बेटा, पर फिर क्या, चलो आज बता देता हूँ, फिर ऐसे बताऊंगा नहीं बार बार, बीच में फ्लो टूट जाता है उससे। या तो लिक्विडेटर बुला लाओ, वो क्या कर देगा? कंपनी का वाइंडिंग अप। या किसको बुला लाओ?
रिसीवर सर्किट का बुला ला, भाई ओपन देख लेगा भाई, वो अमाउंट रिकवर कर देगा। रिसीवर आएगा, वो कंपनी की बिल्डिंग पकड़ेगा, उठा के बेच देगा और पैसे चुका देगा। बिल्डिंग के बिना कंपनी चल सकती है तो चले और डूब सकती है तो डूब जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ये है, चलो आएगा ना, सब आएगा बेटा, बट सही सीक्वेंस में आए तो अच्छा रहता है। चलो सर, हमने तो 20-30 रुपए से ज्यादा किसी को दिए ही नहीं। आहा, नहीं नहीं, तुमने लिए होंगे, मैं उसके लिए भी बता रहा हूं कि सामने वाला क्या क्या कर सकता है। या तो टपका देगा या हाथ पैर तोड़वा देगा। अरे जमाना बड़ा खराब है, लोग 20 रुपए के लिए भी चाकू मार सकते हैं, बिना पैसों के भी मार सकते, रोड रेज में ही मार। तुम्हारी गाड़ी किसी को अड़ गई, उसने घूर के देखा, आपने बोला ए घूर के क्या देखता है, मारूंगा, वो आया उसने चाकू मार दिया, आप बोले रही क्या करा, मैं तो मर रहा हूं अब। सर दिस क्लॉज विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ लोन इज गिवन बाय बैंक ओनली। नहीं नहीं बेटा, बैंक के लिए नहीं, ये कोई भी आपको लोन दे। अच्छा एक बात और बड़ी मजे की बताऊं, लोन के बिना भी चार्ज क्रिएट होते हैं। आप किसी भी बात की गारंटी देना चाहते हैं, उसके लिए भी तो चार्ज हो सकता है। आप रोड बनाने का टेंडर भरने गए, सरकार ने बोला तुम्हारा टेंडर लेंगे, पहले तुम अर्नेस्ट मनी दो, सिक्योरिटी डिपॉजिट दो। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने बोला देखो हम पैसे नहीं दे सकते, पैसे आपको दे देंगे, सड़क में क्या लगाएंगे। तो आपने अपनी प्रॉपर्टी उनके फेवर में क्या कर दी, चार्ज, कि अगर हम रोड टाइम पे बना के नहीं दें, अच्छी क्वालिटी की बना के नहीं दें, आप पैसे दे दो, बाद में आपको लगे कि हमने गलत करा तो वसूल लेना ही प्रॉपर्टी बेच के अपने पैसे। चार्ज तो और भी चीजों के लिए क्रिएट होता है बिसाइड्स लोन, फाइनेंशियल दूसरे आइटम के लिए। चलो सेक्शन 77 अप्लाइज टू, अभी तक तो हम क्रिएशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे, लेकिन मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज हुआ तो भी ये पूरी स्टोरी रिपीट होगी। 30 डेज, 60 डेज, फर्दर 60 डेज, लेट फीस, एड वैलोरम फीस, 2018 की पुराना वाला, नया वाला, ये सब बातें तब भी लगेगी जब चार्ज मॉडिफाई हो जाए। सर व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज मॉडिफाई हो जाए? पहले क्या था, आपने गोडाउन में माल भरा था, वो बैंकर को दिखाया, बैंकर ने बोला क्यों, कितने का माल भरा है? आपने बोला साहब 10 करोड़। बैंकर ने बोला चल ठीक है, देखो 7 करोड़ की सी लिमिट दे दी, कैश क्रेडिट लिमिट दे दी। फिर क्या हुआ, आपका बिजनेस बड़ा हो गया, गोडाउन बड़ा हो गया, गोडाउन में 20 करोड़ का माल हो गया। अब आपने तो ये बोला था गोडाउन में जो भी माल है सब हाइपोथिकेटेड है, तो अब 20 करोड़ का माल हाइपोथिकेटेड है, तो अब क्या करें, फिर क्या करें? आपने बैंकर को बोला भाई साहब स्टॉक बढ़ गया है, लोन बढ़ा दो, तो बैंक ने भी लोन 7 से बढ़ा के 14 करोड़ का कर दिया। तो जिस लोन एग्रीमेंट के लिए चार्ज हुआ था उसमें मॉडिफिकेशन हो गया ना। सर मॉडिफिकेशन में क्या आएगा, लोन का अमाउंट बढ़ जाए, लोन का अमाउंट कम हो जाए, इंटरेस्ट का रेट चेंज हो जाए, इंटरेस्ट रेट का बेंचमार्क चेंज हो जाए, असेट में एडिशन हो जाए, असेट में डिलीशन हो जाए, कुल मिला के उस एग्रीमेंट में जो बातें लिखी थी उसमें कोई भी मटेरियल चेंज हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। सर तो अब क्या करना पड़ेगा, जिस दिन मॉडिफिकेशन हो वहां से 30 दिन में रजिस्टर कराना पड़ेगा मॉडिफिकेशन। सर नहीं कराएं तो 60 दिन में लेट फीस देके करा लो। सर नहीं कराएं तो फर्दर 60 दिन में एड वैलोरम फीस दे करके करा लो। सर नहीं कराएं तो इट विल बी वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर। चार्ज विल नॉट बी वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर, मॉडिफिकेशन विल बी वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर। लिक्विडेटर आएगा, स्टॉक बेचेगा, 7 करोड़ देगा, बैंक बोलेगा 7 नहीं 14 करोड़ चाहिए, बोले हट 7 करोड़ रजिस्टर्ड था, उसके बाद वाला 7 करोड़ रजिस्टर्ड नहीं है, मॉडिफिकेशन इज वॉइड। पूरी सेम डिट्टो सेम कहानी लग जाएगी मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज पे। सर तो यही कराते बैठे, हाँ कंपनी चलाओगे तो ये सब तो करना पड़ेगा। सर इससे तो प्रोप्राइटरशिप में कर लो, हाँ फिर भी लोग कंपनी बनाते हैं, क्यों पता है, क्योंकि नाम में लगाने को मिलता है लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, उससे इज्जत बढ़ती है। किसी भी क्लाइंट को वेबसाइट पर किधर भी लिखो तो लोग बोलते हैं ये ऐसा गली में घूमने वाला प्रोपराइटर नहीं है, ये कंपनी है, कंपनी, उससे थोड़ी इमेज आपकी इंप्रूव होती है। कॉर्पोरेटाइजेशन से लोगों का फेथ हमेशा बढ़ जाता है।
आपके अंदर। अगर लिक्विडेटर आ गया, लोन तो बैंक के लिए एनपीए बन जाए। नहीं, लिक्विडेटर आने से लोन थोड़े एनपीए होता है, लोन तो एनपीए पहले ही हो जाता है। एनपीए होने के बाद भी कंपनी सालों साल चलती है। पहले आप बैंक के पीछे भागते, भैया लोन दे दो, भैया लोन दे दो, भैया लोन, फिर बैंक आपको, अरे भैया चुका दो, अरे प्लीज, अरे भी नौकरी चली जाएगी, चुका दो। फिर आप बोलते चलो कॉम्प्रोमाइज कर लो, ब्याज छोड़ो, मूलधन आधा ले लो, और एक काम करो थोड़ा नया लोन दो। मैं बोला पागल, जा फिर नहीं देते। सर बैंक नया लोन क्यों देगा? अरे क्योंकि आप ही बोलोगे भाई साहब हमारी नीयत अच्छी है, हम पचड़े में पड़ गए, थोड़ा लोन दे दोगे हमको तो हमारा रिवाइवल हो जाएगा, रिहेबिलिटेशन हो जाएगा, तो ये मरती हुई कंपनी जिंदा होकर चल पड़ेगी। अरे कोई बीमार हो तो आप उसके 4 बॉटल खून और निकाल लोगे कि चढ़ाओगे? किसी का एक्सीडेंट हो गया, खून बह गया, तो उसका और खून थोड़े निकाल लेंगे, उसको तो और 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ेगा ताकि ये रिवाइव हो जाए। क्योंकि अगर ये रिवाइव हो गया तो बैंक को पूरा पैसा मिल जाएगा। तो बैंक ऐसे में रिहेबिलिटेशन भी करता है, इंतजार भी करता है, और लोन भी देता है, वो भी डूब जाता है। अब इस नाम से तो मैं नहीं बता सकता किसका रिवाइवल हुआ है, बट कई केसेस में भाई बैंक ऑडिट करने जाओ तो ऐसा देखने को मिलता। हाँ ऐसा होता है भाई, जेट एयरवेज को भी जान फूकने की कितनी कोशिश की गई ना। जेट एयरवेज को डूबने से अल्टीमेटली तो बचाया ही गया है ना। आज की तारीख में बैंकों को पूरा पैसा कहां डूबा है? मिस्टर जालान ने खरीद तो लिया जेट एयरवेज को। बैंकों ने तो लोन दिया ही दिया था, बट एक लिमिट के बाद जब बैंक थक गए लोन दे दे के, तो इन्वेस्टर को लेके आए, फिर इन्वेस्टर ने जेट एयरवेज खरीद लिया। अब मिस्टर जालान ने बात करी ट्रिब्यूनल से कि मैं पैसे डालूंगा कंपनी के अंदर, इसमें जान फूकूंगा वापस से, और फिर इसके प्लेन उड़ेंगे। तो सबको उम्मीद है, एम्प्लॉयज को उम्मीद है कि वापस रोजगार मिल जाएगा, क्रेडिटर्स को उम्मीद है कि उनका बिजनेस चालू हो जाएगा, मनी लेंडर को उम्मीद है कि उनका पैसा वापस मिल जाएगा। सबके लिए इट्स, डूबती हुई कंपनी को बचाना तो सबके फायदे की बात है। प्रॉपर्टी बॉट विद चार्ज, थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गया, वापस ट्रैक पे आ जाए। प्रॉपर्टी बॉट विथ चार्ज, 1 मिनट, चलो एक सवाल का जवाब दो। एक पोल लॉन्च करते हैं पहले, फिर सवाल पूछते हैं। पोल आंसर मत कर देना जब तक मेरा सवाल पूरा ना हो जाए। आपने अपना मकान बैंक में गिरवी रख के हाउसिंग लोन लिया 20 साल का, 5 साल से किश्तें भी चुका रहे हो, फिर आप शहर छोड़ के जाना चाहते हो। क्या आप, मकान पे मॉर्गेज है बैंक का, क्या आप मकान बेच सकते हैं? यस के लिए हाथ उठाओ। नहीं, बैंक का पेमेंट कर देने के बाद नहीं, पहले हाथ उठाओ। यस के लिए हाथ उठाओ। बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया है, इधर भी 80% लोग नो कह रहे हैं। अरे रे रे 10 आलसी लोगों, तुम वोट क्यों नहीं कर रहे हो? ए कम ऑन यार, आलसियों। 76% लोगों ने बोला नो, और आंसर है यस। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, जब बैंक तुमको लोन दे सकता है तो अगले को भी तो दे सकता है। लोन ट्रांसफर करना पड़ेगा, बट प्रोसेस है उसका। अगला बोलेगा कि तुमने इसको लोन दे दिया था, इसको मेरे को देखो, मेरे को लोन दो। बैंक बोले सर आपको तो लोन देंगे, इसको दे दिया था हमने भी, सच में आपको तो जरूर देंगे। तो एक नया लोन सैंक्शन कर देंगे उसको, और ये लोन ट्रांसफर हो जाएगा, मॉर्गेज पेपर वापस एग्जीक्यूट होंगे, और ट्रांसफर ऑफ एसेट भी हो जाएगा। तो लोन सहित ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के तहत ये क्या हो जाएगा, मतलब एक तरह से लोन रीपे होगा देखा जाए तो, बट वो रीपे थर्ड पार्टी के पैसों से नहीं होगा, बैंक के पैसों से ही होगा। बैंक एक नया लोन देगा, उससे पुराना लोन क्या हो जाएगा, रीपे। जैसे बोरा भर के कैश लाएंगे, बोरा भर के जमा करेंगे, ऐसा नहीं होगा, वो अंदर अंदर घूम जाएगा। और प्रॉपर्टी चार्ज समेत ट्रांसफर हो जाएगी कि प्रॉपर्टी भी तेरी, लोन भी तेरा, जा ऐश कर। तो सर सामने वाला हमारा लोन क्यों अज्यूम करेगा? वो अपने को कीमत कम देगा ना। सुनो, 1 करोड़ का मकान है, 20 लाख का लोन चढ़ा है उसके ऊपर, तो 80 लाख ही देगा आपको। बचे 20 लाख लोन के फॉर्म में वो बैंक को चुकाएगा, फिर धीरे धीरे एक साथ जो उसको मन पड़े।
समझे क्या? दोनों तरह से हो सकता है, लोन चुका के भी ट्रांसफर कर सकते हो और लोन सहित भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो अब सवाल ये आया बेटा कि मान लो आप एक इंडिविजुअल हो। कौन हो आप? आपने मकान का लोन लिया और मकान खरीदा, 5 साल किस्तें चुकाई, आप ये मकान कंपनी को बेच रहे हो, कंपनी ये मकान आपसे खरीद रही है, पर आपने चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था मान लो। क्यों भैया? आपने क्यों नहीं कराया था चार्ज का रजिस्ट्रेशन? सर गलती हो गई सर। बताओ क्यों नहीं कराया आपने चार्ज का रजिस्ट्रेशन? क्योंकि सर हम कंपनी नहीं है, हम इंडिविजुअल हैं। किसने बोला चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराओ? सेक्शन 77। कौन सा एक्ट की? द कंपनीज एक्ट। उसके सेक्शन 1 में क्या लिखा है? दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। सर मैं इनकॉर्पोरेटेड नहीं हूं कंपनीज एक्ट 2013 में, मैं मम्मी पापा एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हूं। मैं इधर इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुआ हूं, मेरे ऊपर ये एक्ट नहीं लगता। हाँ, कंपनी ने चार्ज समेत प्रॉपर्टी खरीद ली। अब लॉ बोले कि जिस दिन चार्ज हुआ था वहां से 30 दिन में रजिस्टर करा, नहीं तो वॉइड। साहब 5 साल तो ऐसे ही निकल गए, अब क्या वॉइड ने क्या? तो लॉ ने बोला चिल, हम थोड़ा चेंज कर देते। इफ अ कंपनी बाय अ प्रॉपर्टी विथ चार्ज देन इट शुड बी रजिस्टर्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। चार्ज तो कब का क्रिएट हो गया था? तू जब प्रॉपर्टी खरीद रहा है वहां से 30 दिन में तू रजिस्ट्रेशन करा ले, वो करा ले। वैसे बात एकदम फालतू है, कंपनी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदती नहीं। सर तो लिखी क्यों एक्ट में? अरे भाई एक्ट में तो लिखना पड़ता है क्योंकि एक्ट रोज रोज नहीं बनते हैं। एक बार बन गए 50 साल चलते हैं। 50 साल 100 करोड़ लोग, 150 करोड़, 10 लाख कंपनियां, इनमें से कोई कभी ऐसा कर ले तो फिर वो एक्ट पलट के दिखेगा कि मेरे इस केस में ऐसा हुआ तो अब मैं क्या करूं। फिर बोला अरे ये एक्ट में तो लिखा ही नहीं है, तो मेरा मन पड़ा वो करूंगा। फिर सामने वाला अरे ऐसे की तो ऐसी, ऐसा नहीं वैसा करेगा, फिर बेकार डिस्प्यूट होंगे। लॉ इसीलिए तो बना है कि डिस्प्यूट ना हो। तो लॉ को सारी पॉसिबिलिटी कवर कर लेनी पड़ती है, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम भी, कि ऐसा हो जाए तो क्या। लाइफ में काम नहीं आती पर लॉ में तो लिखनी पड़ती है। अच्छा एक बात समझो, चलो पहले छाप लो। एक बात बताओ कि मान लो कंपनी कुछ हेरा फेरी करके, सर एक बात बताओ कि यार ये प्रॉपर्टी चार्ज करी तो उसका रजिस्ट्रेशन करा के क्या फायदा? रजिस्ट्रेशन कराना मतलब आरओसी को बताना, आरओसी को बताना मतलब www.mca.gov.in पे अपलोड हो जाना। वहां अपलोड हो जाना मतलब पूरे प्लेनेट अर्थ को बता देना। नहीं सर हम तो उधर बैठे हैं डेनमार्क में। अरे तू किधर भी बैठा हो, अगर वहां इंटरनेट कनेक्शन है ना तेरे पास, दुनिया के जिस भी कोने में, सर मैं तो स्पेस ट्रेवलर हूं, अंतरिक्ष में बैठा हूं, और उनके तो इंटरनेट होता ही होता है, उनको भी मालूम पड़ जाएगा सर। हाँ पूरे प्लेनेट अर्थ को पता चल जाएगा। मंगल ग्रह पे वो जो परसिवेंसर क्या नाम है उसका, है ना, उसको भी पता चल जाएगा, वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड, साउंड भेज रहा है वहां से कि वहां आवाज कैसे आती मंगल। बताओ
सारे ब्रह्मांड को पता चल जाएगा कि तेरी प्रॉपर्टी पे चार्ज है, तेरी तेरी प्रॉपर्टी फ्री नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी पे चार्ज है, इसकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है। सर तो इससे कोई फायदा है, इसकी बेचारी की ऐसी बेइज्जती करा रहे हो आप? हाँ, ये फ्रॉड करना भी चाहे कि गिरवी रखी प्रॉपर्टी बेच दूं नकली पेपर बना के। ऐसे तो यार गिरवी रखी प्रॉपर्टी बेचोगे, ऐसे पेपर तो बैंक के पास है। अरे पर ये कुछ घोटाला करना भी चाहे तो खरीदार, कल को आप किसी भी कंपनी से कोई प्रॉपर्टी खरीदो, पहले एमसीए की साइट पे जाके देख लेना ये प्रॉपर्टी चार्ज तो नहीं है। चार्ज निकलो, जाके थप्पड़ मारना कि प्रॉपर्टी चार्ज पड़ी, मेरे को बेच रहा नालायक, बदतमीज। ये फायदा है बेटा, ये तो अच्छी बात है। हाँ सर, लेकिन ये तो आज हमको मालूम पड़ा जब कंपनी एक्ट पढ़ रहे हो, ये तो आप बता भी रहे हो, ये तो आप तो सेक्शन पढ़ा के आगे बढ़ जाते, तो हम तो ऐसा सोचते ही नहीं कभी। तो सर ऐसे तो कई लोगों को बेचारों को पता ही नहीं है कि कहां देखें चार्ज है कि नहीं है। भाई साहब, एक बार आरओसी में चार्ज रजिस्टर्ड है ना, सारी दुनिया के बारे में ये मान लिया जाएगा कि सारी दुनिया को पता है कि इस प्रॉपर्टी पर चार्ज है। कल को आप प्रॉपर्टी खरीद लो और हक जताने की कोशिश करो कि मैंने तो पैसे दिए हैं तो ये तो मेरी प्रॉपर्टी, बोले चल भाग। सर कसम से मेरे को नहीं मालूम था ये चार्ज है। बोले नहीं, ये सब मान लिया जाएगा कि तेरे को मालूम है कि चार्ज है। कभी न्यूज़पेपर में जाहिर सूचना देखी? जाहिर सूचना, पब्लिक नोटिस को देखा? नहीं देखा? न्यूज़पेपर में तुम क्या वो रसरंग नवरंग तरंग पढ़ पढ़ के छोड़ देते हो। उसमें लिखा होता है कि मेरा फला व्यक्ति फला प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहा है, किसी और का इस प्रॉपर्टी पर क्लेम हो। कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदने जाओ तो जाहिर सूचना देते हो कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, किसी और का इस पर हक हो तो अभी बता दो, बाद में मैं नहीं मानूंगा। और न्यूज़पेपर ऐड देते हैं लोग उसके लिए। कौन से न्यूज़पेपर में दिया? अग्निबाण। यार जिसका हक है प्रॉपर्टी पे वो तो अग्निबाण पढ़ता ही नहीं है, या मान लो उसने उस दिन नहीं पढ़ा अग्निबाण, तो एक बार न्यूज़पेपर में छप गया ना तो मानेंगे कि इसने तो सारे जमाने को बता दिया था, कोई चोरी छुपे काम नहीं करा। डीम्ड है, ये चार्ज रजिस्टर्ड है मतलब डीम्ड है कि सबको पता है। सर रजिस्ट्रेशन के पेपर बैंक में दे देंगे, पहले कलर फोटो कॉपी करा के भी, आय हाय लक्ष्य, कलर फोटो कॉपी करा के बेच रहा है प्रॉपर्टी है। हाँ हाँ बेचो बेचो, बिल्कुल बेचो। लोग कलर फोटो कॉपी नोट की कर लेते, करेंसी नोट की, तुम तो रजिस्ट्री की कर रहे हो। ऑल द बेस्ट। सेक्शन 78 बोलता है, सर ये चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाता कौन है? कंपनी। सर अगर चार्ज होल्डर चाहे कि वो जाके रजिस्टर करा दे, क्या वो बेचारा ऐसा कर सकता है? हाँ, क्योंकि उसका भी इसमें हित है, उसी का ही तो हित जुड़ा है। चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो उसी को तो मुसीबत होगी। इसलिए सेक्शन 78 ने बोल दिया, कंपनी इफ द कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज इन टाइम, मतलब 30 डेज, तो चार्ज होल्डर खुद ही चला जाएगा आरओसी के पास। आरओसी पूछेगा तू कंपनी है क्या? बोले नहीं सर हम कंपनी नहीं है, हम मनी लेंडर है। बोले तू क्यों आया फिर? सर ये चार्ज फेल हो गया तो वाट तो हमारी लगेगी, तो हम ही आ गए। ऐसे आप किसी दूसरे का कोई डॉक्यूमेंट आरओसी को दोगे तो आरओसी नहीं लेगा। सर ऑनलाइन ही तो देना है, आरओसी को क्या दिखेगा? डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं, सब दिखता है आरओसी को। नहीं तो तुम किसी भी कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल कर दो कि हम कंपनी का वाइंडिंग अप कर रहे हैं, तुम किसी और कंपनी का डॉक्यूमेंट थोड़े फाइल कर सकते हो, वो तो कंपनी की ओर से जाना चाहिए डॉक्यूमेंट तो। बट ये वाला डॉक्यूमेंट लेंगे आरओसी चार्ज होल्डर से। हाँ बस वही पॉइंट आ रहा है अभी, किसकी फीस कौन देगा? वैसे तो फीस मामूली होती है, बट मामूली भी कौन देगा, बात उसूलों की है सर, बताता। आरओसी चार्ज रजिस्टर ही नहीं करेगा, तुम नोटिस दोगे तो हो सकता है तुम झूठे हो। अरे यार आप बोल दो कि रिलायंस ने उनकी बिल्डिंग जो है वो जामनगर वाला प्लांट जो है ना 10,000 करोड़ का, वो मेरे फेवर में गिरवी रखा है। और एक
मॉर्गेज डीड भी दे दो आरओसी को, गिरे मॉर्गेज डीड नकली बना ली, तुम तो कलाकार हो। आरओसी चार्ज रजिस्टर नहीं करेगा, आरओसी कंपनी को नोटिस देगा कि एक चार्ज रजिस्टर होने आया है, क्यों ना हम इस चार्ज को रजिस्टर कर लें। शो कॉज नोटिस देगा कंपनी को, कारण बताइए क्यों ना हम इस चार्ज को रजिस्टर कर लें। कंपनी कोई आपत्ति ही नहीं लेती है इस नोटिस पे, या कंपनी आपत्ति लेती है वो कमजोर निकलती है, गलत निकलती है। कंपनी बोले नहीं नहीं मत करो, नहीं तो फिर हमारी प्रॉपर्टी ऐसी हो जाएगी। हालांकि बात तो सही है कि चार्ज है इनका, पर प्लीज मत करो रजिस्टर्ड। कंपनी आपत्ति ही ना ले, या कंपनी की आपत्ति गलत निकले, कमजोर निकले, तो फिर 14 दिन के बाद आरओसी इस चार्ज को रजिस्टर कर देगा। और ऐसा करने में जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस आए हैं चार्ज होल्डर वो पे करेगा, लेकिन वो कंपनी से ऑफिशियली उसको रिकवर कर सकता है। करोड़ों रुपए के लोन होते हैं और ये 500,000 रुपए की फीस होती है। बड़ी बात नहीं है ये, बट ठीक है, नियम ऐसा है कि ले सकते हैं पैसे। हेलो, जिस बच्चे ने सवाल पूछा था उसका जवाब इधर है। ऐसे तो कभी रिलायंस बहुत सारे नोटिस में ध्यान ही ना दे तो प्लांट हमारा, क्यों ना ध्यान दे भाई, बड़े एक्टिव और अलर्ट रहते हैं वो, ऐसे ही थोड़ी रिलायंस है। नहीं नहीं वो तो भेज दो, फिर रिलायंस उल्टा आप पे सूट फाइल कर देगा 420 का, फिर आप जाओगे जेल। सर ये 420 का केस क्या होता है? फ्रॉड का। बचपन में कभी वो कार्ड गेम खेला है ब्लफ, उसको हिंदी वाले लोग बोलते थे 420। जब मैं छोटा था तो सोचता था कि 420 क्यों, 425 भी तो हो सकता था। फिर बाद में मुझे पता चला कि इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 420 पनिशमेंट फॉर फ्रॉड है। ओह सर हमको भी पता चला अभी अभी, इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 420 फ्रॉड का पनिशमेंट बताती है। इसीलिए बोलते 420 कहीं के, इसलिए तो 240 नहीं बोलते और 840 नहीं बोलते, क्या बोलते 420। फ्रॉड को लोग क्या बोलते हैं? 400। पिक्चर है राज कपूर की श्रीमान 420। चाची 420। हाँ बिल्कुल सही। फिर रिलायंस जो है ना आपको 420 में अंदर करवा देगा। मजाक अपने लेवल के लोगों से करना चाहिए, बड़े लोगों से नहीं करना चाहिए। दोस्त के साथ मजाक कर लो, क्या बिगाड़ लेगा। ये कहानी है देखें पुराने सेक्शन की, नए सेक्शन की है। एक है चार्ज होल्डर, एक है कंपनी। डे 1 इस दिन चार्ज क्रिएट हुआ, बैंक के फेवर में एक मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट हुई, बैंक ने कंपनी को लोन दे दिया। कंपनी की, हाँ पुराने सेक्शन की कहानी है, कंपनी की ड्यूटी इस चार्ज को रजिस्टर कराएं, लेकिन 30 दिन निकल जाने पर भी कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया। तो फिर इसके बाद कभी भी मतलब रीजनेबल टाइम में, फिर वही जो टाइम लिमिट तो वही रहेगी 60 दिन और फर्दर 60 दिन। चार्ज होल्डर स्वयं क्या करेगा? आरओसी के पास चार्ज फाइल कर देगा, आरओसी कंपनी को नोटिस देगा। आरओसी, अच्छा देखो आरओसी ने नोटिस कब दिया? डे 41 पर। तो उसके बाद 14 दिन वो इंतजार करेगा, यानी कि डे 55 आ गया, आरओसी चार्ज का रजिस्ट्रेशन अलाउ कर देगा। और जो भी ऐसा करने में खर्चा आएगा वो खर्चा कंपनी किसको रीपे करेगी?
रीएम्बर्स करेगी बेटर आई से चार्ज होल्डर को। बस आप तो इतना सा लिख लो, चार्ज होल्डर, ये तो लिख लिया था यार, छोड़ो चलो चलो लिख। अच्छा अब एक कहानी सुनो। क्या हुआ, आपने बैंक से लोन लिया, प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, आरओसी में चार्ज रजिस्टर्ड करा लिया। सर आपने अच्छी मेहनत करी, थैंक यू। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो यहां बैठे बैठे? तो हुआ ये कि आपने बैंक से लोन लिया, चार्ज क्रिएट करा, चार्ज रजिस्टर करा दिया, फिर एक दिन लोन पूरा चुका दिया। या तो लोन पूरा चुका दिया तो आरओसी में जाके चार्ज हटवा लो, अब प्रॉपर्टी फ्री हो गई। ऐसे क्या हुआ, मेरे रिलेटिव ने कार खरीदी, उन्होंने कार लोन लिया, फिर लोन 1 आध साल में रीपे कर दिया, फिर बाद में वो कार उन्होंने मुझे सेल कर दी। चूंकि रिलेशन में थे तो वो मैंने अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कराई थी, उन्हीं के नाम पे। फिर उस कार को मैं यूज करता रहा, फिर एक दिन मैंने उस कार को बेचना था, तो बेचने गए तो बायर मेरे सिर चढ़ गया। बायर ने देखी गाड़ी, उसको गाड़ी वाड़ी जम गई, भाव तय हो गया। बोले यार सर ये आप क्या, वो तो आपकी गाड़ी तो वहां ICICI बैंक में हाइपोथेकेटेड, आप कैसे बेच रहे हो? सर तो आपने चार्ज थोड़ी रजिस्टर्ड कराया था। अरे चार्ज मैं कंपनी नहीं हूं, लेकिन आरटीओ में तो फिर भी वो चार्ज चढ़ता ही ना गाड़ी के ऊपर। अपने इंडिविजुअल में जो व्हीकल पे चार्ज हो ना, वो तो आरटीओ में भी दर्ज होता है। तो सर वो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा हाइपोथेकेटेड विद ICICI बैंक, आप कैसे बेच रहे हो यार? अरे मैंने बोला नहीं कोई लोन वोन नहीं है यार, ऐसा लिखा है यार। फिर रिलेटिव से पता करा, बोले हाँ हमने लोन लिया था, हमने तो चुका दिया। ओ, तो अब हमको क्या करना है? अब हमको आरटीओ से वो चार्ज हटवाना है, नहीं तो बायर क्यों लेगा फिर वो मुझसे, वो तो समझेगा लोन बाकी है। तो पहले ICICI बैंक अप्रोच करना पड़ा, फिर उन्होंने पुरानी फाइलें खोली, फिर उन्होंने एनओसी दिया, फिर वो एनओसी आरटीओ में जमा हुआ। लेकिन तब तक ये नियम हो गया था कि आरटीओ में उसकी फाइलिंग फीस बढ़ गई थी, तो फिर ज्यादा फाइलिंग फीस चुकानी पड़ी, एजेंट का कमीशन देना पड़ा, तब जाके प्रॉपर्टी फ्री दिखी, तब जाके बेची। समझे कहानी? तो वो बैंक का आपने, कंपनी ने पैसा पूरा चुका दिया, प्रॉपर्टी फ्री हो गई, मगर आपने प्रॉपर्टी आरओसी में फ्री नहीं कराई। एक्चुअली फ्री हो गई पर आरओसी में आज भी चार्ज दिख रही है। फिर आप प्रॉपर्टी बेचने गए बीइंग अ कंपनी, फिर बायर बोल रहा झूठे मक्कार, चार्ज प्रॉपर्टी बेचता है, जेल करवा दूंगा। अरे आपने बोला सर इतने लाल पीले मत हो, चलो बैंक चलो मेरे साथ। बैंकर ने बोला हाँ हाँ प्रॉपर्टी फ्री है, ये अच्छे लोग हैं। आपने बोला देखा प्रॉपर्टी फ्री है। लोगों के साथ ऐसा 50 बार होने लग जाए, हर बार प्रॉपर्टी बोले अरे चार्ज है, फिर वो जाके बैंक में पूछे या मनी लेंडर को पूछे, बोले नहीं नहीं फ्री है, वो अपडेटेड नहीं है, आरओसी के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हुई, आरओसी के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हुई, आरओसी के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हुई है। जुमला चल जाएगा बाजार में, प्रॉपर्टी फ्री है आरओसी में अपडेटेड नहीं, प्रॉपर्टी फ्री है आरओसी में अपडेटेड। फिर एक दिन प्रॉपर्टी चार्ज होगी तो भी आप क्या बोल दोगे, प्रॉपर्टी फ्री है आरओसी में अपडेटेड नहीं है। इस पूरे चैप्टर का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। इसलिए चार्ज क्रिएट होने का रजिस्ट्रेशन जितना जरूरी है, चार्ज सेटिस्फाई होने का रजिस्ट्रेशन भी उतना ही जरूरी है, तब तो पर्पस सॉल्व होगा। Company should report satisfaction to ROC in 30 days with normal fees and between 30 and 300 days with extra fees. इसमें भी फीस देनी पड़ती है। हाँ, कंपनी बनाने में बात बात पे खर्चा होता है। कंपनी जैसा आप कुत्ता पालते हो, घोड़ा पालते हो, हाथी पालते हो ना, ऐसे कंपनी भी पालनी पड़ती। एक कंपनी को चलाने का 5 से 10, कुछ भी मत करो, फालतू भड़क के रखो कंपनी को, तो भी 5-10 हजार रुपए साल का खर्चा। ऑडिट कराओ, ऑडिटर की फीस दो, एनुअल रिटर्न फाइल करो उसकी फीस दो, बैलेंस शीट फाइल करो उसकी फीस दो, कोई छोटा मोटा चेंज हो वो फाइल करो उसकी फीस दो। आरओसी तो बहुत बड़ा आदमी है। हाँ,
आरओसी बड़ा भारी आदमी है, पोजीशन भी मलाईदार है। हर चीज आरओसी को भेजो। मैंने बोला ना, ये साक्षात मम्मी है ये। हर बात बतानी पड़ती है, बेचारी मम्मी मुफ्त में सुनती है, खाने पीने को अलग देती है, और ये पैसे लेता है और खाता अलग है। ये सब फिर बजट में रिसीट रहे। नहीं, तो आरओसी के खर्चे चलते हैं ना इसी से, तो बेटा फिर आरओसी का इतना बड़ा ऑफिस मेंटेन होता है। इफ नॉट साइंड बाय, अच्छा इसमें एक और कहानी। अब इसमें कंपनी में भी शक करेंगे। कंपनी गई आरओसी में, भाई साहब वो हमने चार्ज क्रिएट करा था, रजिस्टर करा, हाँ बोले वो हमने लोन चुका दिया, फ्री हो गया। बोले झूठे, पढ़ाया फ्री हो गया है, बैंक में लोन अभी भी बाकी है, और हमको आके क्या बोल रहा है कि फ्री हो गया। आप बोल रहे हो पापा मैं खेलने जाऊं, पापा बोले नहीं होमवर्क खत्म करो। फिर 1 घंटे इधर उधर टल्ले मार के फिर पापा आप जाओ, मैंने होमवर्क खत्म कर लिया। पापा भी होशियार है, कॉपी दिखा। पापा यार बहुत चालाक हो आप। आरओसी नहीं मानेगा कि चार्ज खत्म हो गया है। जैसे चार्ज क्रिएट करने के लिए कंपनी को नोटिस भेजा था, ऐसे चार्ज सेटिस्फाई होने टाइम चार्ज होल्डर को नोटिस भेजेंगे। इसका एक रास्ता है, चार्ज के फॉर्म पे चार्ज होल्डर के पहले ही साइन करा लो। जो आरओसी में फाइलिंग कर रहे हो ना, उसमें आप तो साइन करो ही करो, बैंक के भी साइन करा लो। एक फॉर्म पे दोनों के साइन करा लो, तो देख लेगा अरे चार्ज होल्डर खुद ही बोल रहा है चार्ज सेटिस्फाई हो गया, तो फिर नहीं है। लेकिन अगर आप अकेले साइन करके भेजोगे तो फिर ये होगा। इफ नॉट साइंड बाय चार्ज होल्डर देन गिव शो कॉज नोटिस टू द चार्ज होल्डर। हाँ, तो शो कॉज नोटिस दें बैंक को कि भाई साहब ये बोल रहे हैं चार्ज हटा दो, तो हटा दें क्या। अगर बैंक कॉज शो कर दे कि अरे ऐसे कैसे हटा दो, अभी तो लोन बाकी है थोड़ा सा, तो आरओसी इस पे भी कोई गुस्सा नहीं करेगा। आरओसी अपने रिकॉर्ड में लिख लेगा कि कॉज शोन और कंपनी को नोटिस दे देगा। आरओसी का यही काम है, जो चिट्ठियां रख लो, रेलिवेंट पार्टी को नोटिस दे दो। पेसिव काम है बड़ा उनका। इफ कॉज इज शोन देन आरओसी विल इन्फॉर्म द कंपनी कि भाई साहब वो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं यार, क्या करें। नहीं तो फिर चार्ज क्या कर देगा। अगर कॉज शोन नहीं हो, 14 दिन में जवाब ही ना आए उधर से, पॉजिटिव रिप्लाई आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, चार्ज सेटिस्फाई कर देंगे। फिर से चार्ज सेटिस्फाई होने के पहले ही, चार्ज सेटिस्फाई होने के पहले नहीं, बिल्डिंग बेच ही नहीं पाओगे ना जब तक चार्ज है। हाँ, वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करके अगर आपने बिल्डिंग बेच दिया तो वो साथ साथ में सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगा और सेल भी हो जाएगी। सर मान लो चार्ज सेटिस्फाई हो गया, पर हम आरओसी को 30 दिन छोड़ो 300 दिन में भी ना बताएं, कभी ना बताएं। यहां आरओसी को एक पावर है, सुओ मोटो। सुओ मोटो सुना है? सुओ मोटो, स्वयं की इच्छा से खुद मोटा हो जाए, ऐसा नहीं। सुओ मोटो मतलब स्वयं की इच्छा से। अभी क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज साहब प्लेन में ट्रेवल कर रहे थे पिछले हफ्ते, तो उन्होंने देखा कि इस एयरप्लेन में मैक्सिमम लोगों ने मास्क जो है वो डाउन कर रखा है, नोज से नीचे, चिन पे। माउथ और चिन कवर्ड है, नोज खुली है। मैक्सिमम लोगों ने यही कर रखा था। और एयर होस्टेस ने 1-2 बार बोला भी लोगों को, मगर पीपल वर रिलक्टेंट,
लोगों ने कुछ खास सुनी नहीं। तो जज साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी। जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो उन्होंने सुओ मोटो एक केस फाइल कर लिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि लोग, अभी पिछले हफ्ते की बात है, 2-4 दिन पहले न्यूज़पेपर में आई, सुओ मोटो, किसी ने किसी पे केस नहीं करा था, सुओ मोटो इन्होंने केस चालू कर दिया। और उसमें उन्होंने, जो डीजीसीए है, मतलब जो पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है, और एयरलाइंस को पार्टी बना लिया केस की, और उनको नोटिस भेज दिया कि इसका स्ट्रिक्टली एडहेरेंस होना चाहिए, केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के। और अगर कोई पैसेंजर एक बार मना करने के बाद भी मास्क ऊपर नहीं करे तो एयरलाइन को ये राइट है कि वो उसको कैरी करने से मना करके फ्लाइट से उतार सकती है, या ले जाने से ही मना करे, और बल्कि उसके ऊपर लाइफ टाइम या एक लंबे पीरियड के लिए बैन लगा दे कि वो एयर ट्रेवल ही नहीं करेगा। और बोला कि इसका पालन किया जाए, और 15 दिन और 1 महीने बाद ये किस तरह से फॉलो किया गया उसकी रिपोर्ट हमारी कोर्ट में सबमिट की जाए। जब साहब बाहर निकले तो उनको तकलीफ हुई, उन्होंने देखा कि दुनिया में तो ऐसा चल रहा है। सुओ मोटो ही उन्होंने पिटीशन ले ली, सुओ मोटो ही डिसीजन दे दिया, डीजीसीए और एयरलाइंस ने इमीडिएटली उसको इंप्लीमेंट कर दिया। अब अगर आप प्लेन में ट्रेवल करें बाय द वे, और आपका मास्क नीचे हो जाए और एयरहोस्टेस बोले सर प्लीज wear your mask properly, बोला बस ये आपका आखिरी एयर ट्रेवल था। अभी प्लेन जो है टैक्सी नहीं कर रहा है, अभी रनवे पे चलना चालू नहीं हुआ है, वो इज्जत से बाहर कर देंगे आप, कुणाल कामरा हो जाओगे फिर उसके बाद में। नहीं, ऊपर से तो नहीं फेंकेंगे, बट नीचे उतरने के बाद बैन कर सकते हैं वो आपको 6 महीने, 2 महीने, 1 साल, लाइफ टाइम, कैसा भी। जज साहब तो बहुत दमदार निकले। हाँ, कुणाल कामरा तो इंटरनेशनल आदमी है ना, कुणाल कामरा इंटरनेशनल है ना, जो एंटी गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल है, वेरी सिंपल। हाँ बोलो। हाँ हाँ बेटा, सुनाई नहीं तेरा ढंग से। हेलो 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 हेलो, नहीं भैया नेटवर्क नहीं आ रहा हमारे। नेटवर्क नहीं आ रहा बेटा, नेटवर्क नहीं आ रहा बेटा। हेलो हेलो हेलो, हाँ तो क्या करूं मैं। हाँ बस ये स्लाइड खत्म कर ले, ये तो खत्म कर ही ली थी पहले। ए शांति से बैठे रहो, 5 मिनट में ये पॉइंट खत्म हो जाएगा बेटा। चलो मैं, हाँ नहीं अपन पोल कर लेते। ये बच्चे कह रहे हैं कि 5:45 पे छोड़ने की जगह मैं क्लास को 5:23 पे छोड़ दूं, 5:24 हो गया। ऑनलाइन वालों से क्यों नहीं पूछूंगा, तो सारे बराबर। ए हट गंदे बच्चों। एक मिनट बस, ये लास्ट सेक्शन है बस, उसके बाद 1-2 और ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। लिखो लिखो बैठ, बस ये लास्ट। यार ये गलत बात यार, एक तो मेरे टाइम कम है आज और ऊपर से तुमने और कम कर दिया। सुनाई नहीं दे रहा ना, बस तो पढ़ो फिर। देखिए, अगर आप रिसीवर बुला के लाए तो जो रिसीवर लेके आया, सर ये रिसीवर क्या होता है बता दिया ना मैंने, लिक्विडेटर से कॉन्ट्रास्ट करके आपको बता दिया कि रिसीवर क्या होता है। नहीं तो आप पूछते रिसीवर क्या होता है। लिक्विडेटर भी सरकारी आदमी है, रिसीवर भी सरकारी आदमी है, ये प्राइवेट सेक्टर के लोग नहीं है। तो रिसीवर और लिक्विडेटर दोनों
सरकारी आदमी हैं, लेकिन दोनों के फंक्शन अलग है। जो रिसीवर बुला के लाया वो आरओसी को सूचना दे कि मैं रिसीवर लाया। सर फिर आरओसी क्या करेगा? लिख लेगा कि रिसीवर आया। फीस लेगा लिखने की, फ्री में कुछ नहीं करता आरओसी, कसम से। और यार सर ये गलत बात है, और बात बात पे फीस लेते हैं यार। हाँ सर इनका कोई ईयरली पैकेज हो, हम पैकेज अवेल कर लें, जितने चाहे डॉक्यूमेंट फाइल करो, अनलिमिटेड। नहीं बेटा, अनलिमिटेड फ्री वाला ऑप्शन नहीं है इधर कुछ भी। जियो ने आदत बिगाड़ी तुम्हारी। चलो अब, रिसीवर विल इंटीमेट आरओसी आफ्टर हिज वर्क इज डन। जो रिसीवर लाया था पहले उसने सूचना दी थी, अब दूसरी सूचना कौन दे रहा है? खुद रिसीवर। तो भाई साहब आपको तो पता ही है कि मैं अपॉइंट हुआ था, ये लाए थे ना अंकल, इन्होंने आपको बताया भी था। हाँ अब ना मैंने काम तमाम कर दिया है, मेरा काम खत्म हो गया। आरओसी बोलेगा काम खत्म हो गया है, फीस दे। आरओसी इन सब बातों को बड़े प्रेम से रजिस्टर में लिख लेगा। है सर पक्का? नुकसान करा रहा हूं मेरा 19 मिनट का, नहीं 18 का। चलो ये 18 मिनट किसी और दिन विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके थैंक यू, बाय बाय, विश यू हैप्पी शिवरात्रि। हाँ सब बात मेरे हाथ में बेटा, कहीं नहीं जा रही है। ओके बाय बाय। अच्छा ये सारे टीचर से 10-10 मिनट छुड़वा लेते हैं जल्दी। देख लूंगा मैं तुम लोग।